हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस माइक्रोबायोलॉजी की क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस की, अर्थात वायरस के सामान्य लक्षणों की। चलिए शुरू करते हैं। वायरस के लक्षणों को जानने से पहले हम यह पता कर लेते हैं कि वायरस का संक्षिप्त इतिहास क्या है। तो वायरस के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो पता लगाने का श्रेय जिस वैज्ञानिक को जाता है वो थे डीजे इवानोवस्की। डीजे इवानोवस्की जो है वो रूस के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने ही सबसे पहले इस विषाणु के बारे में पता लगाया था। वो जो है तंबाकू मोज़ेक रोग जो है उस पर काम कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने देखा कि बैक्टीरियल जो फिल्टर है उससे छानने के बावजूद भी इन संक्रमित पत्तियों के तरल से जो है स्वस्थ पौधों को रोग हो रहा था। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि कोई जो कारक है वो ऐसा है जो कि जीवाणुओं से छोटा है और उसके कारण यह रोग जो है दूसरे पौधे में संचारित हो रहा है। हालांकि वो इसके बारे में जो है पूर्ण रूप से एक तरीके से कह सकते हैं कि सिद्ध नहीं कर पाए। बाद में बेजरिंग ने जो है इसके बारे में पता लगाया और उसको जो है नाम दिया था जीवित तरल संक्रामक, अर्थात एक तरीके का संक्रामक तरल नाम इनको दिया गया था। हालांकि बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने भी जो है इनकी उपस्थिति जंतुओं में रिपोर्ट की थी और तत्पश्चात इनको जो नाम है वो वायरस मिला था, जो कि एक लैटिन शब्द से उत्पत्ति जिसकी हुई है वायरस से, और जिसका अर्थ होता है विषैला तरल। जैसा कि हम देख सकते हैं इसका नाम से भी जो है इसका अर्थ हमें पता चल रहा है विषाणु, अर्थात विष के अणु। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो विषाणु हैं वो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं और साथ ही साथ मनुष्यों में, यहाँ तक कि अन्य जंतुओं में और पौधों में जो है ये रोग उत्पन्न करते हैं। और जैसा कि आपको अभी बताया कि इनका जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है और ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि हम कणिकीय संरचनाएं होती हैं। इन सब बातों को जान लेने के बाद में, इसका संक्षिप्त इतिहास जान लेने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं इनके सामान्य लक्षणों की। हालांकि इसके बारे में जो विभिन्न खोजें हुई हैं उनका हम एक अलग से वीडियो डालेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि किन वैज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन सा जैसे कार्य किया गया था। इसी संदर्भ में आपको मैं एक दो वैज्ञानिक जैसे कि जीवाणु भोजी की जो खोज है वो टॉट और डी हरल द्वारा की गई थी। वो भी एक प्रकार के वायरस हैं, तो उसका जिक्र करना भी यहाँ जरूरी है क्योंकि जीवाणु भोजी जो है एक वर्ग है वायरसों का जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और उनको जो है टॉट और डी हरल ने खोजा था। हम पुनः अपने जो है इस टॉपिक पे लौट आते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं विषाणु के सामान्य लक्षण की। तो हमने जान ही लिया है कि इवानोवस्की द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब हम देखते हैं कि इसका जो सामान्य लक्षण है, पहला वो तो सबसे यही है महत्वपूर्ण कि ये जो है बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इनको हम जो है मापते हैं नैनोमीटर में। और इनका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आमाप होता है वो 20 से लेकर के 250 नैनोमीटर की परास का होता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो है बहुत ही बेहद सूक्ष्म आमाप के हैं, या कह सकते हैं कि हम न्यूनतम जो आकार है इनका सभी एक तरीके से जो हम सूक्ष्म जीव पढ़ रहे हैं उनमें होता है। 1 नैनोमीटर की अगर हम बात करें तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेहद सूक्ष्म आकार के होते हैं जिनको हम जीवाणुविक फिल्टर से नहीं पृथक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम अब बात कर लेते हैं इसमें इसकी प्रकृति किस तरीके की है, इसमें क्या पाया जाता है। तो वायरस जो है उनमें मुख्यतः 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें से पहला होता है इनके ऊपर स्थित प्रोटीन का आवरण जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, और दूसरा है इनके अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल जो है वायरसों में देखने को मिलता है, चाहे वो डीएनए हो सकता है और या फिर वो आरएनए हो सकता है। डीएनए या आरएनए सिंगल या डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। और अगर हम देखें तो कैप्सिड की बात करें तो कैप्सिड या जो प्रोटीन आवरण के ऊपर जो पाया जाता है जिसको हम प्रोटीन कोट भी कहते हैं, ये प्रोटीन
आवरण जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, जिसको हम कैप्सिड कह रहे हैं, ये कई इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसको हम कैप्सोमियर या पेटिकांशक कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखें प्रकृति विषाणु की, तो विषाणु जो न्यूक्लियोकैप्सिड है एक तरीके के, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन कोट, जिसको हम कैप्सिड कह रहे हैं, उससे मिलकर के बनी हुई संरचनाएं हैं जो कि अत्यंत संक्रामक होती हैं। न्यूक्लिक अम्ल के बाद अगर हम देखें तो अगर अब चूंकि वायरस जो हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोशिकांगक जो है नहीं पाया जाता, क्योंकि ये कोशिका है ही नहीं, ये अकोशिक या एसेलुलर जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनमें कोशिका एक तरीके से कह सकते हैं कि नहीं पाई जाती। तो ऐसे में जब कोशिका है ही नहीं तो किसी भी प्रकार का कोशिकांगक इनमें नहीं पाया जाएगा, और इसीलिए जो है इनमें प्रकारक स्वायत्तता का अभाव होता है। एक सामान्य जो कोशिका में क्रियाएं होती हैं वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो विषाणु हैं उनमें खुद का जो सिस्टम है वो नहीं होता है, चाहे प्रोटीन संश्लेषण का सिस्टम हो, चाहे किसी प्रकार का एंजाइम तंत्र हो, इस तरीके का जो तंत्र है वो उसका सबका अभाव होता है। और यह जो विषाणु हैं वो इन सारी चीज़ों के लिए निर्भर होते हैं किसी सजीव कोशिका के ऊपर, और सजीव कोशिका में ही ये पाए जाते हैं, क्योंकि सजीव कोशिका की सामग्री का उपयोग ये करते हैं अपने लिए, और तभी हम कह सकते हैं कि ये सजीव कोशिका के अंदर ही एक तरीके से जीवित होने का गुण दर्शाते हैं, अन्यथा कोशिका के बाहर ये मृत होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वायरस हैं वो अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी का मतलब है ये है कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है बिना कोशिका के जीवित रहने का। ये जो है सजीवों के अंदर, कोशिका के अंदर जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि उस पर पूर्णतः निर्भर हैं। इसके अलावा जो है बाहर बिल्कुल निर्जीव गुण दर्शाएंगे, सजीव गुण इनमें बाहर आपको कोशिका के देखने को नहीं मिलेगा। इनमें जो है रेप्लिकेशन की या पुनरावृत्ति की प्रकृति पाई जाती है। इनका जो डीएनए है या आरएनए है वो अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी पुनरावृत्ति होती है, और साथ ही साथ नए जो वीर्योन कण हैं उनका भी जो है संश्लेषण इनमें होता है। हालांकि वृद्धि और जनन इस तरह की क्रियाएं इनमें आपको जो सजीव के लक्षण हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन चूँकि न्यूक्लिक अम्ल मौजूद है तो उसकी पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलती है। संक्रामकता की बात करें तो ये जो विषाणु होते हैं वो, जैसा कि आपको पहले भी बताया, कि बहुत ज़्यादा संक्रामक होते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, और अति सूक्ष्म संख्या में भी ये किसी भी रोग का संक्रमण एक सजीव से दूसरे में कर सकते हैं। हमने कई जो है बीमारियों के नाम सुने हैं जो कि विषाणु के कारण होती हैं, चाहे वो पोलियो हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो कोई अन्य बीमारियां हो जो कि वायरसों के कारण होती हैं। हाल ही में जो कोविड-19 चल रहा है, यह भी एक विषाणु जनित रोग है जिसको हम कोरोना वायरस डिजीज कह रहे हैं। तो ये सभी जो बीमारियां हैं वो वायरस के कारण होती हैं। अगर हम विषाणु में देखें तो विषाणु जो है वो परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं, और ये परपोषी विशिष्टता इनके बाहर मौजूद जो आवरण है कैप्सिड उसके कारण पाई जाती है। परपोषी विशिष्टता का मतलब ये है कि विषाणु जो है किसी विशेष सजीव को, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, उसी को संक्रमित कर सकते हैं, प्रत्येक को नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए टोबैको मोजेक वायरस है तो वो तंबाकू में ही रोग उत्पन्न कर सकता है, किसी अन्य पादप में नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की जो प्रवृत्ति पाई जाती है विषाणु में उसको हम कहते हैं परपोषी विशिष्टता या होस्ट स्पेसिफिसिटी कहते हैं इसको। इसके अलावा अगर हम देखें तो वायरस जो होते हैं ताप, आर्द्रता, रसायन इनके प्रति अनुक्रिया व्यक्त करते हैं, अर्थात इनका इन पे जो एक तरीके से कह सकते हैं कि फर्क पड़ता है, ये अनुक्रिया दर्शाते हैं इनके प्रति। हालांकि एंटीबायोटिक्स के प्रति विषाणु जो है कह सकते हैं कि एक तरीके से इनको नष्ट हम नहीं कर सकते एंटीबायोटिक्स के प्रयोग के द्वारा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है इन पर असर नहीं कर पाते, क्योंकि इनका खुद का जो सिस्टम है वो कुछ होता नहीं है, और ना ही ये एक तरीके से परिपक्व कोशिका है, इसलिए एंटीबायोटिक्स का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अगर हम देखें तो इनको कुछ रसायनों के माध्यम से हम अवक्षेपित कर सकते हैं, इनका अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन किया जा सकता है, जैसे कि एसीटोन के द्वारा, सैफरिन के द्वारा। ये जो रसायन हैं इनके द्वारा इनका अवक्षेपण किया जा सकता है, पुनः इनको जल से धोया जा सकता है। तो इस तरीके से इनका आसानी से अवक्षेपण हम केमिकल के माध्यम से कर सकते हैं। अगला लक्षण है कि ये जो है एंटीजेनिक या प्रतिजनिक गुण दर्शाते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, तो ये जो है एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। प्रतिजैविकों के प्रभाव के बारे में आपको बता दिया है कि इन पर प्रतिजैविकों का कोई प्रभाव जो है वो नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इनमें लिपमैन तंत्र जो है उसका भी अभाव होता है, जो कोशिका में उच्च ऊर्जा उत्पादन से संबंधित होता है, तो वो भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। ये जो हमने सभी पढ़े हैं वो विषाणुओं के सामान्य लक्षण हैं या जनरल कैरेक्टर्स हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो विषाणु जो है वो जीवाणुओं को भी संक्रमित करते हैं, जिनको हम जीवाणु भोजी कहते हैं। और इन जीवाणु भोजी जो हैं वो बैक्टीरिया के माध्यम से अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि संख्या को भी बढ़ाते हैं। एक विषाणु कण को हम वीरियन कहते हैं। ये जो वीरियन हैं वो संक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं और रोगों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ये क्लास आज इस जनरल कैरेक्टर्स के साथ में यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।